पंजाब, जो कि आज़ादी से पहले भी एक समृद्ध प्रदेश माना जाता था, आज़ादी के बाद भले ही ये दो टुकड़ों में बट गया, एक टुकड़ा आपका पाकिस्तान के पास गया और जो दूसरा है वो हिंदुस्तान के पास गया, ये अभी भी समृद्ध प्रदेश था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस प्रदेश में मिलिटेंसी का जन्म होने लगा। कौन था ये भिंद्रावाला जिसने गोल्डन टेम्पल पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसे वहां से बाहर निकालने के लिए जो हमारी आर्मी है उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था, इसके रिपरकिशंस क्या थे? ये ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं घटित हुई, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, हिंसक प्रदर्शन हुए, इन सब का जिम्मेदार कौन है? और क्या जो हमने इस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए कीमत चुकाई है, हमने एक प्राइम मिनिस्टर को खोया है, हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया है, क्या उसके बाद जो पंजाब है वहां पे मिलिटेंसी खत्म हो गई है? ये सारी चीजें मैं आपको एक कहानी के तौर पर समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। But before we begin, I will request you all to subscribe to my channel and press the bell icon so that you never miss an update. आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न कोनों से एक अलग राज्य की मांग उठ रही थी। पंजाब में भी एक सिखों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग उठाई गई। लेकिन जो पहला हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1956 में, उसने जो है पंजाब में सिखों की ये जो है मांग उसको खारिज कर दिया। हालांकि 1 नवंबर 1966 को पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया गया। लेकिन ये जो मांग थी अलग स्टेट की, ये कब एक अलग देश की मांग में बदल जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पंजाब में जो सिख थे वो दो तरह के थे, उनकी दो तरह की मांगे थी। पहले वो जो चाहते थे कि जो पंजाब है उसको एक सेपरेट राज्य बना दिया जाए और जिसे ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी का सिंपल अर्थ यह है कि अगर किसी राज्य को ऑटोनॉमी दी जाती है तो जो वहां के राज्य की जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नदियां वगैरह, उसमें जो राज्य का ज्यादा हक हो और उस पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी हो वो राज्य हो। जितने भी डिसीजन हो राज्य के, उनमें जो है सेंटर का इंटरफेरेंस ना हो या कम हो। इसको हम आसान सी भाषा में ऑटोनॉमी कहेंगे। तो पंजाब में एक फ्रैक्शन ऐसा था सिखों का जो पंजाब राज्य बनाना चाहता था हिंदुस्तान के अंदर ही और ऑटोनॉमी लेना चाहता था, मतलब कुछ ज्यादा पावर दी जाए उस स्टेट को, ऐसा चाहता था। लेकिन एक जो दूसरा फ्रैक्शन था वो चाहते थे कि जो सिख हैं उनको लेकर एक अलग देश बना दिया जाए, जिसे खालिस्तान नाम दिया जाएगा। खालिस्तान का अर्थ होता है द लैंड ऑफ प्योर। तो जो खालिस्तान मूवमेंट था, इसने 1970s में जोर पकड़ा जब कुछ सिख नेता जैसे कि जगजीत सिंह चौहान, ये आपका विदेशों में गए और जो विदेशों में डायस्पोरास हैं सिख, जो हमारी सिख पॉपुलेशन है वो विदेशों में भी काफी संख्या में रहती है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके वगैरह। तो ये जो जगजीत सिंह चौहान जैसे नेता हैं, ये विदेशों में गए और इन सिखों से खालिस्तान की बात रखी इनके सामने और इनसे खालिस्तान मूवमेंट के लिए डोनेशन मांगना शुरू किया। इतना ही नहीं, इन्होंने बाहर देश में जाकर एक खालिस्तान जो कंट्री है उसकी स्थापना तक कर दी और उस खालिस्तान कंट्री की करेंसी तक छापनी शुरू कर दी। ये जो मुद्दा था खालिस्तान का, ये ठीक है एक साइड में चल रहा था, लेकिन इसका उतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, मतलब इस मुद्दे को उतना पॉलिटिसाइज नहीं किया गया था। इस मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन होता है आपका 1977 के बाद। 1975 से 1977 में जो था हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, और जब 1977 के इलेक्शन होते हैं तो इस इमरजेंसी के कारण ही जो है इंदिरा गांधी इलेक्शन बुरी तरीके से हार जाती है और जो सेंटर पे है वो जनता पार्टी की सरकार आती है और पंजाब में आपका अकाली दल सरकार बनाती है। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। अब कांग्रेस को भी पता था कि अगर उन्हें पंजाब में दोबारा सत्ता में वापस आना है तो उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए होगा पंजाब में जो कि आपका जो अभी रूलिंग वहां पे पार्टी है उसको टक्कर दे सके, और वो जो चेहरा है वो लोकल चेहरा होना चाहिए। कांग्रेस सरकार की ये जो खोज है एक चेहरे की, ये खत्म होती है जब आपका जो ज्ञानी जैल सिंह है, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके होते हैं, वो संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के बेटे होते हैं, उनको जरनैल सिंह भिंद्रावाला से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो जरनैल सिंह भिंद्रावाला था, कांग्रेस डिसाइड करती है कि इन्हें जो है पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट समर्थन देगी ताकि जो यह जो रूलिंग पार्टी है अकाली दल, उनको ये पंजाब में हरा सके। लेकिन उस समय पे जो कांग्रेस है उनको ये नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को ये समर्थन दे रहे हैं, यही व्यक्ति आने वाले टाइम में जो पंजाब में मिलिटेंसी होने वाली है उसका सूत्रधार बनेगा। जरनैल सिंह भिंद्रावाला जो थे वो आपका दमदमी टकसाल जो है अमृतसर से कुछ ही दूरी पर, उसके हेड थे उस समय पर।
अब ये दमदमी टकसाल जो है ये सिखिज्म में एक स्कूल है, रिलीजियस स्कूल है, जहां पर कि आपका सिखिज्म की पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये उसके हेड थे उस टाइम पे। और जो इनके अनुयायी थे, जो इनके फॉलोवर्स थे, इन्हें फेमस तौर पर सेंट सोल्जर भी कहा करते थे। जो भिंद्रावाला थे आपके, वो आपके कट्टर सिख थे। उनका मानना था कि गुरु गोविंद सिंह जो कि आपके 10वें गुरु थे सिखों के, उसके बाद कोई भी गुरु जीवित गुरु नहीं होगा। जो आपकी गुरु ग्रंथ साहिब है वही एज ए गुरु काम करेगी, मतलब गुरु गोविंद साहिब को ही हम 10वें गुरु के बाद गुरु मानेंगे, कोई भी जीवित गुरु नहीं होगा। बट जो निरंकारी सिख थे उनका ये मानना था कि जो 10वें गुरु हैं उनके बाद भी जो है जीवित गुरु रह सकते हैं या हो सकते हैं। तो जो कट्टर आपके सिख थे जैसे कि भिंद्रावालान और जो निरंकारी सिख थे, इनके बीच जो है आए दिन टकराव होता रहता था। समस्या तब होती है जब भिंद्रावाला के समर्थकों द्वारा जो निरंकारी सिख के गुरु होते हैं बाबा गुरु बचन सिंह, उनकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही जो पंजाब केसरी अखबार के एडिटर लाला जगत नारायण थे, उन्होंने जो है हिंदुओं से अपनी मातृभाषा, जो पंजाब में हिंदू थे उनसे अपनी मातृभाषा हिंदी बताने को कही, जबकि 1981 में आपका जनगणना हो रही थी। तो इस बात से जो भिंद्रावाला था वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसका ये कहना था कि अगर जो हिंदू पंजाब में रह रहे हैं अपनी लैंग्वेज वो अगर हिंदी बताते हैं तो जो इम्पोर्टेंस है पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज की वो कम हो जाएगी। इस बात से नाराज होकर जो भिंद्रावाला के समर्थक थे उन्होंने जो लाला जगत नारायण थे उनकी भी हत्या कर दी। तो इन दोनों हत्याओं का जो है आरोप भिंद्रावाला पर लगाया गया और जब प्रेशर बढ़ा तो गवर्नमेंट को भिंद्रावाला को अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन जब भिंद्रावाला को अरेस्ट किया गया तो पूरे पंजाब में जो है हिंसक प्रदर्शन हुए। अरेस्ट करने के कुछ ही दिन बाद सरकार को इसे बेल पर बाहर छोड़ना पड़ा। ये जो घटना है, पहले अरेस्ट करना फिर छोड़ना, इस घटना ने भिंद्रावाला का जो कद है वो और ज्यादा बढ़ा दिया। अब जो है भिंद्रावाला खालिस्तान की मांग को और जोर शोर से उठाने लगा। 1982 नवंबर 1982 में इंडिया में जो है एशियन गेम्स होने वाले थे। तो भिंद्रावाला डिसाइड करता है कि भाई हम जो है खालिस्तान की मांग को लेकर जो एशियन गेम्स होने दिल्ली में, यहां जाकर प्रदर्शन करेंगे। इस चीज को रोकने के लिए, ताकि जो आपका एशियन गेम्स है वो प्रॉपरली हो जाए, जो केंद्र सरकार है वो हरियाणा और जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर जो है उसको सील कर देती है, एक तरीके से सील करती है। और जितनी भी गाड़ियां आपकी हरियाणा से दिल्ली में एंटर कर रही होती है उन सब की आपकी चेकिंग होती है प्रॉपर, भले उस गाड़ी में कोई भी बैठा हो। बहुत सारे जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं हमारे या फिर एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं जो कि सिख हैं, उनकी भी तलाशी ली जाती है। लेकिन जो भिंद्रावाला है इसे अपमान समझता है। उसका कहना यह था कि जो आपकी सरकार हरियाणा बॉर्डर पे जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी चेकिंग कर रही है, वो यह दिखलाता है कि जो सिख हैं वो एक निचले दर्जे के मनुष्य हैं, उनको ऐसा समझकर ट्रीट किया जा रहा है। एक तरीके से कहें तो भिंद्रावाला ये कहकर ये जताना चाहता था कि जो सिख हैं उनको अपना उनका हक है उसके लिए लड़ना पड़ेगा और लड़कर जो है अपने लिए एक अलग देश लेना पड़ेगा जिसे कि वो खालिस्तान नाम देना चाहता था। अप्रैल 1983 में जो इस क्रैकडाउन, जो आपका हरियाणा बॉर्डर पर चेकिंग हो रही थी, जो इसको लीड कर रहे थे, जो इसकी देखरेख कर रहे थे डीआईजी एएस अटवाल, उनकी अमृतसर में जो आपका गोल्डन टेम्पल है उसकी सीढ़ियों पर उनकी हत्या कर दी जाती है। जो ये डीआईजी की जो डेड बॉडी है वो सीढ़ियों पे लगभग 2 घंटे तक पड़ी रहती है। 2 घंटे पड़े रहने के बाद पुलिस वाले इसे रिकवर करते हैं। ये एग्जांपल जो हम आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए उस समय पे जो पुलिस थी, पंजाब पुलिस, उस पर जो है भिंद्रावाला का कितना ज्यादा खौफ था। कहा तो ये भी जाता है कि जो उस टाइम पे पंजाब के सीएम थे दरबारा सिंह, उन्होंने इवन भिंद्रावाला को फोन करके जो डेड बॉडी उसको उठवाने की परमिशन ली थी। इसके बाद आने वाले महीनों में जो है हिंसक प्रदर्शन पंजाब और इसके पड़ोसी राज्यों में बढ़ते ही जाते हैं। पंजाब में जो बसेस हैं उनको रोककर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जाता है। साथ ही जो हरियाणा और अदर जो स्टेट्स हैं इसके पड़ोसी, उनमें जो है सिखों को भी मारा जाता है। जब ये सारी घटनाएं हो रही होती हैं तो इंदिरा गांधी जो है वो बातचीत की पहल करती है। वो आपका भिंद्रावाला से भी बातचीत की पहल करती है और जो अकाली दल है उससे भी। जो अकाली दल है वो बातचीत के लिए राजी होता है, लेकिन जो भिंद्रावाला है उसको किसी भी तरह की बातचीत मंजूर नहीं होती है। और जो भिंद्रावाला है इसी बीच गोल्डन टेम्पल के अंदर जो अकाल तख्त है उसमें अपना कब्जा जमा लेता है, उसमें बैठ जाता है। जो ये अकाल तख्त है गोल्डन टेम्पल के अंदर, ये जब बनाया गया था तो ये मुगल जो बादशाह है उनसे 1 फीट ऊपर बनाया गया था, लोगों को ये बताने के लिए कि जो आपका धर्म है वो राजा से ऊपर होता है। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट तख्त है, इसमें जो सिखिज्म के गुरुज होते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं, उनको बैठाया जाता है।
तो जो भिंद्रावाला है इसमें कब्जा कर लेता है, इसमें बैठ जाता है एक तरह से कहें, और जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर बहुत सारा गोला बारूद और हथियार इकट्ठा कर लेता है और अपनी एक छोटी सी आर्मी इसने गोल्डन टेम्पल के अंदर ही ट्रेंड आर्मी बना ली होती है। जब जो है इंदिरा गांधी की बातचीत फेल हो जाती है तो जो सरकार है उसके पास एकमात्र ऑप्शन रहता है, वो रहता है मिलिट्री एक्शन का। लेकिन इस सिचुएशन पर आप मिलिट्री एक्शन सीधा सीधा नहीं ले सकते, इससे एक रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो मिलिटेंट्स आपके गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठे हुए हैं। जो ये गोल्डन टेम्पल है ये सिखों के 5वें गुरु, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव, उन्होंने बनाया था। तो जो सिख धर्म है उसमें गोल्डन टेम्पल की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप सीधा मिलिट्री भेजकर गोल्डन टेम्पल को कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं या उसमें गोलीबारी करते हैं तो ये सीधा सीधा सिखों की भावनाओं को आहत करेगा। तो जून महीने में 1984 में आर्मी जो है वो पंजाब में भेज दी जाती है। पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है 1 जून को। साथ ही जितने भी रिपोर्टर्स आपके अमृतसर शहर में थे उन्हें बस में बैठाकर अमृतसर से बाहर भेज दिया जाता है। तो आर्मी का जो इंटेंशन है वो तो साफ था कि जो है भिंद्रावाला को यहाँ से बाहर निकालना है। और जो आर्मी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया भिंद्रावाला को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के ऑपरेशन को, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर हम आर्मी की माने तो जो आर्मी है उन्होंने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो 3 जून से 6 जून के बीच चलाया। 3 जून जो है सिखिज्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 3 जून जो है वो अर्जुन देव का शहीदी दिवस है। इस दिन आपके जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो गोल्डन टेम्पल में जाकर मत्था टेकते हैं। तो 3 जून को आर्मी जब यहाँ पे थी तो उन्हें गोल्डन टेम्पल के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ मिली। तो उन्होंने स्पीकर में अनाउंस किया कि जितने भी पिलग्रिम्स जो हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर हैं वो कृपया बाहर आ जाएं। लेकिन जो भिंद्रावाला के समर्थक थे, जो उनके मिलिटेंट्स थे, उन्होंने जो आम लोग हैं उनको गोल्डन टेम्पल से बाहर नहीं जाने दिया। तो इससे जो उनका इंटेंशन है वो साफ होता है कि वो जो लोग थे, वो जो आम लोग थे, उन्हें एज अ शील्ड यूज करना चाहते थे। 5 जून को जो है आर्मी अपना हमला शुरू कर देती है। इनिशियली जब आर्मी गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसने का प्रयास करती है तो उन्हें लगा था कि जो भिंद्रावाला छिटपुट हथियारों के साथ बैठा होगा, लेकिन उन्हें सामना करना पड़ता है एंटी टैंक मिसाइल्स का, रॉकेट लॉन्चर्स का, स्नाइपर्स का, जो कि स्नाइपर्स गोल्डन टेम्पल के छत पे भिंद्रावाला ने बैठाए होते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि जो भिंद्रावाला अंदर बैठा हुआ है ये कोई छोटे मोटे हथियार लेके नहीं बैठा हुआ है, इसके बाद बहुत सारा असला बारूद है। 6 जून को जो है आर्मी को ये सब हालात देखकर जो है आर्मी टैंक बुलाने पड़े। जो आर्मी टैंक है, जो आपका परिक्रमा पथ है ना गोल्डन टेम्पल का, उसमें दाखिल हुए और जो अकाल तख्त है जहां पर कि भिंद्रावाला छुप के बैठा था उसमें उन्होंने हमला कर दिया। इस हमले में जो है भिंद्रावाला और उसके साथी मारे गए। अगर हम आर्मी के जो आंकड़े हैं उन पर गौर करें तो जो आर्मी के हैं 83 सोल्जर्स मारे गए और लगभग 248 के आसपास इंजर्ड हुए। साथ ही जो आपका भिंद्रावाला है उसके लगभग 500 जो है मिलिटेंट मारे गए, इंक्लूडिंग भिंद्रावाला। इसके बाद भी आने वाले दिनों में छोटे मोटे जो ऑपरेशन है पूरे पंजाब में चलाए गए, गांव गांव में ऑपरेशन चला गए, ताकि जो भिंद्रावाला के मिलिटेंट्स बचे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। इस हमले के बाद जब मीडिया गोल्डन टेम्पल के पास पहुंचती है और जो आपका डैमेज्ड अकाल तख्त की पिक्चर्स जो है वो आउट होती हैं, तो नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी जो है सरकार, जो भारत सरकार थी, उसके खिलाफ सिखों का गुस्सा फूट पड़ता है और जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन होते हैं। तो ये बात तो साफ थी कि जो सिख हैं, सिख लोग उस समय पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उनसे काफ़ी नाराज थे। तो इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को सजेस्ट किया कि जो आपकी बॉडी गार्ड्स हैं, जो आपके सिक्योरिटी में बॉडी गार्ड्स लगे हैं, उनमें जो सिख आपके सिपाही हैं उनको आप हटा दीजिए, क्योंकि अभी जो कंट्री में माहौल है सिख जो आपके काफ़ी विरोध में है। लेकिन जब ये बात इंदिरा गांधी से कही गई तो इंदिरा गांधी का जवाब यह था कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष जो देश है उसकी प्रधानमंत्री हूँ। अगर मैं किसी कम्युनिटी विशेष के सोल्जर को अपनी सिक्योरिटी से हटाती हूँ तो ये मुझे शोभा नहीं देगा। तो उन्होंने जो सिख उनके सिक्योरिटी में बॉडी गार्ड से उनको रिटेन रखा, उनको हटाया नहीं। और शायद यही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकल रही थी तो उन्हीं के दो जो सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा झटका था भारत के लिए,
उनकी जो एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है उनकी हत्या उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा कर दी गई। ये घटना होने के बाद जो है इसके रिपरक्यूशंस और भी भयावह थे। जो आपके सिख थे उनके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए और उन्हें चुन चुनकर मारा गया। इवन जो दिल्ली है, सिर्फ दिल्ली की ही बात करूं तो लगभग 3000 सिखों की हत्या सिर्फ दिल्ली में की गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे उनकी सिविरिटी कितनी ज्यादा थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसके बाद हमें जो भारत था उसको इतनी बड़ी उसकी कीमत चुकानी पड़ी, हमें अपना एक प्राइम मिनिस्टर खोना पड़ा, क्या उसके बाद जो पंजाब है वहां मिलिटेंसी खत्म हो गई? तो इसका आंसर है नहीं। उसके बाद भी आने वाले 10 साल तक लगभग 1996 तक पंजाब में मिलिटेंसी जारी रही। 1986 और 1988 में 2 ऑपरेशन और चलाए गए जिनको नाम दिया गया ऑपरेशन थंडर 1 और ऑपरेशन थंडर 2, जो कि सेम गोल्डन टेम्पल में ही चलाए गए, क्योंकि जो भिंडरावाला के समर्थक थे वो फिर से गोल्डन टेम्पल में अपना बसेरा लेने लग गए थे। तो उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए फिर से 1986 और 88 ऑपरेशंस चलाए गए। लेकिन इस समय यह ध्यान रखा गया कि गोल्डन टेम्पल को किसी प्रकार कोई नुकसान न हो। अब जो इंडियन आर्मी को इस ऑपरेशन में लीड कर रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, उनका नाम था मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। तो ये था आज का वीडियो। मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो पंजाब था उसमें जो मिलिटेंसी है वो कैसे उभरी और इंडियन गवर्नमेंट है उसने कैसे टैकल किया। पूरी कहानी आपको मैंने आसान सी भाषा में समझाई है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस विषय पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।